पिछली रात की बारिश के बाद पहाड़ों पर चढ़ती उतरती सकरी गलियां जो घाटियों से उठती उस ऊंची चोटी के नीचे पहाड़ियों को साथ जोड़ती हैं, आज अमूमन से ज्यादा खतरनाक लग रही थी। हर तरफ गीली फिसलन भरी जमीन और दूर तक नजर आते पहाड़, जहां धुंध को छेड़ती हवाओं के शोर के अलावा कुछ और सुन पाना मुश्किल था। उन तेज हवाओं में मिट्टी के साथ घुली गीली लकड़ियों की गंध, जिसमें भीमी भीमी सी मिठास घुली थी। सच कहूं तो इससे अच्छा एहसास शायद ही मैंने कभी महसूस किया हो। पर आज भीड़ बहुत कम थी, अमूमन से बहुत कम। ऐसे पीक सीजन में ऐसा कुछ देख पाना नामुमकिन सा है, पर शायद ये पिछली रात के बारिश का असर था। सुनसान पड़े पहाड़ों को ऐसे उनकी खूबसूरती के साथ देखने का एहसास मेरे लिए तो बिल्कुल ही नया सा था। पर ये सारी खूबसूरती भी उन पहाड़ों में बसे खौफ को छिपा ले, ये मुमकिन नहीं था। उन पहाड़ियों की ढीली मिट्टी वहां इस तरह पड़ी थी कि बस एक गलत कदम और बस वो खूबसूरत पहाड़ सब कुछ निकल लेगा। वो आखिरी चीख भी जो शायद तब गले से निकले जब आवाज खत्म होने वाली हो। पर मैं उस रोज ये सब जानकर भी उस पतली सड़क पर ऊपर की ओर बढ़ रहा था। मुझे एडवेंचर का कोई शौक नहीं था और न ही मुझे उन पहाड़ियों का कोई खासा अनुभव ही था। बात सिर्फ इतनी सी थी कि उस खूबसूरती के आगे मेरे भीतर के खौफ ने घुटने टेक दिए थे और मैं बड़े ही संभले छोटे कदमों के साथ बस एक बार उन पहाड़ियों की तरह आजाद हो जाना चाहता था। लेकिन ये सुकून भरा खुद के साथ का सफर ज्यादा देर तक अकेले नहीं कटने वाला था, क्योंकि अगले मोड़ पर जहां वो सड़क बहुत ज्यादा ही सकरी थी, लोगों का हुजूम नीचे घाटी की ओर बुझी हुई आंखें लिए ताक रहा था। मुझे उस नजारे का पता तब चला जब मैं खुद भी उसी भीड़ का हिस्सा बन गया। वहां नीचे उस खाई की गोद में आंखें बंद किए आसमान की ओर बंद आंखों से ताकता एक खच्चर पड़ा था। गठा हुआ दुबला पतला शरीर, जिस पर न जाने कितने ही किलो का भार हर रोज लादा गया हो। उसके पैर इस कदर निढाल पड़े थे जैसे उम्र भर इस खूबसूरत पहाड़ियों की सकरी गलियों पर चलते चलते घिस गए हों। पर कुछ तो बात थी उसके चेहरे में। उसके उस चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था मानो जैसे उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई हो। उसने उस सुकून को खोज लिया हो जिसे न जाने कितने लोग पाने के लिए हर रोज भागते रहते हैं। मैं उसे ऐसे देखकर ये नहीं समझ पा रहा था कि उसके लिए अफसोस करूं या खुश हूं। पर एक सवाल और भी था कि आखिर वो उस गहरी खाई में उतरा कैसे। वहां खड़ी भीड़ भी शायद यही सोच रही, पर फिर वहां खड़ा एक शख्स जोर से चिल्लाया। शायद उसने उसे पहचान लिया हो। अरे ये तो कप्तान है, महेंद्र का खच्चर। कप्तान? वैसे इस कप्तान की भी तो कोई कहानी रही होगी। कहानी उन हजारों लाखों खच्चरों की तरह जो हर रोज बसे ख्वाब की तलाश में भागते दौड़ते उसे खाली मैदान की तलाश में लगे रहते हैं। अब उन सब में से कितनों को उस मैदान की घास का स्वाद पता है
इसका डाटा सरकार के पास अभी फिलहाल के लिए तो नहीं है। और उन सबके इस ख्वाब की तलाश से शायद किसी को फर्क भी नहीं पड़ता, और शायद फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए। उसकी उम्मीद भी बेबुनियाद है। हाँ, क्यों बेबुनियाद है इस बात पर बहस जरूर हो सकती है। अब उस बेचारे खच्चर को अगर कभी आजादी मिल जाए या वो अपने ख्वाब का स्वाद चख ले तो शायद ये पूरी की पूरी सोसाइटी कोलैप्स कर जाए और रह जाए बस वो खाली जमीन उस अधूरे उलझे सिस्टम की कब्र पर, जो इन भागते मेहनती खच्चरों की कदर तो नहीं करते पर उनकी जरूरत को नकार भी नहीं सकते। जहां हर खच्चर को एक रोज वो मालिक बनना है जो उन सभी खच्चरों को खुद के ख्वाब के लिए दौड़ा सके, उन्हें कोड़ों से मार सके। खैर, ये कहानी भी ऐसे ही एक खच्चर की है। ये कहानी है कप्तान की, जो हर रोज नए ख्वाब देखने की कोशिश करता रहता। कोशिश करता कि एक रोज वो भी उन घोड़ों की तरह खास हो जाएगा जिन्हें लोग नस्ली और खूबसूरत मानते हैं। वैसे देखा जाए तो कप्तान भी कोई कम खूबसूरत नहीं था। सिलेटी और भूरे गहरे घने बालों के साथ खूबसूरत एस्थेटिक बॉडी लिए, जो रोज रोज पहाड़ियों पर सामान ढोने की वजह से और ज्यादा सख्त हो गई थी। कप्तान की मां एक खूबसूरत और प्यारी गधी थी और उसके पिता एक ऊंची नस्ल के जानदार शानदार घोड़े। पर लोगों की माने तो कप्तान के पास अपनी मां की खूबसूरती और पिता की ताकत थी, पर उनके पिता के जैसे शोहरत नहीं। हालांकि कप्तान की खुद की पहचान भी बहुत निराली थी। उसे इन पहाड़ियों की हर सकरी गलियां मालूम थी और ये पहाड़ भी उसे बहुत अच्छे से पहचानते थे। हालांकि वो एक ढुलाई करने वाला खच्चर था, पर उसने अपनी जिंदगी का एक परफेक्ट रोड मैप बना रखा था। वो इस ढुलाई के काम से एक रोज प्रमोट होकर लोगों को ढोने वाला खच्चर बन जाना चाहता था। वो चाहता था कि वो टूरिस्ट्स को घुमाया करे। उसके लिए आराम की जिंदगी थी, और फिर जब ठीक ठाक बूढ़ा हो जाए तो अपने मालिक से कहकर खुद के लिए एक छोटा सा खेत जिसमें बस हरी घास होगी और कुछ भी नहीं, उसे खाता हुआ रिटायरमेंट के मजे लेगा। ऐसा नहीं था कि उसे इससे ज्यादा कुछ और नहीं चाहिए था, पर फिर उसे इस बात का एहसास था कि औकात से ज्यादा बड़े ख्वाब अक्सर बोझ बन जाते हैं। इसका पता था क्योंकि जब वो बहुत ज्यादा छोटा था उसने अपनी रस्सी तोड़कर भागने की कोशिश की और कामयाब भी हो गया। वो उस दिन दौड़कर बस उस खाली पड़े घास के मैदान तक पहुंच ही जाना चाहता था जिसके ख्वाब उसके जैसे हजारों गधे खच्चर देखा करते हैं। पर उसकी बदकिस्मती ऐसी कि उस रोज उसके मालिक ने उसे पकड़ लिया और उसे खूब पीटा। उस पिटाई से पड़े निशान आज भी कप्तान की आंखों के पास देखे जा सकते हैं। उस दिन उसकी रस्सी और मोटी हो गई और उसके सपने धुंधले पड़ गए। पर हाँ, एक बात तो है, वो अपने ख्यालों में कई बार वहीं उसी खाली मैदान में घूम आया करता। पर उसके उस ख्वाब के इतर उसकी जिंदगी बड़ी ही सिंपल सी थी, हर रोज एक जैसी, एक रूटीन में बंधी हुई, कुछ ऐसी जिसे बड़ों ने सेटल होना कहा है। उसे भी इस बात का एहसास बखूबी था और वो अब उस भारी बोझ के साथ अपने मालिक के गालियों से, उसकी छड़ी से कंफर्टेबल सा था, शायद जैसे हम सभी हो जाते हैं। और देखा जाए तो वो भी उस रिटायरमेंट ड्रीम के पीछे ही तो भाग रहा था जिसके पीछे हम सब उम्र भर भागते रहते हैं।
पर हाँ, कप्तान की इस रूटीन जिंदगी में एक खास पल जरूर था। वो पल जब वो ढलती शाम के समय नीचे उतरकर अपने बाड़े में होता था। वो पल जब एक घुंघरू की आवाज उसके पूरे दिन की थकान को गायब कर देती। वो पल जब माधुरी अपने टांगे में बंधी अपने मालिक को लिए उस बाड़े के सामने से अपने घर की तरफ लौट रही होती थी। माधुरी, सांझ की नर्म धूप में चमकता उसका भूरा रंग बिल्कुल किसी पके हुए शाहबूद सा गहरा, एकदम चमकदार सा, जैसे उसके बदन पर हल्के सोने की एक परत चढ़ी हो और उस पर वो घने काले रेशमी बाल जो हवा में इस तरह लहराते जैसे हवा उसे जानबूझकर छेड़ रही हो। आंखें ऐसी कि बस एक बार अगर कोई उनमें झांक ले तो खो जाए, जैसे कप्तान उनमें खो जाना चाहता था। लोग बताते हैं वो ऊंची नस्ल की घोड़ी थी। उसके पुरखे कभी महलों की शान थे। वो तो वक्त बदला तो वो इस छोटी सी गली में टांगे में आकर बंध गई, वरना उसकी शान कभी ऐसी थी कि कोई उसे छू ले ऐसी किसी की भी हिम्मत नहीं। और आज भी उसकी वो चाल, उसमें उसकी वो अकड़, वो नजाकत, वो नवाबी साफ साफ झलकती है। पर अपना कप्तान भी कोई कम थोड़े था। उसकी भी शाख थी पहाड़ों में। वो कौन सा किसी नवाब से कम था। पूरे पहाड़ में ऐसा कोई भी नहीं था जो उसे न जानता हो। पर हाँ, नस्ल और बिरादरी की सच्चाई की खबर तो उसे भी थी, और शायद इसलिए वो माधुरी को दूर से निहारा करता। अब किसी को चाहना बुरी बात हो सकती है, पर किसी को बिना बताए अगर उससे मोहब्बत हो जाए तो भला इसमें कोई क्या ही कर सकता है। वैसे एक रोज कप्तान ने सोचा, और बहुत देर तक सोचा कि वो उसे बता दे, पर हिम्मत तो आते आते ही आती है, और वैसा ही हुआ। एक दिन कप्तान उसके करीब गया। माधुरी अपने टांगे के पास बंधी हुई थी। उसकी गर्दन अब भी ऊंची सी थी, बिल्कुल किसी महारानी की तरह। हवा अब भी उसकी जुल्फों को छेड़ रही थी। कप्तान कुछ पल वैसे ही चुपचाप खड़ा उसे देखता रहा। फिर वो धीरे से उसकी तरफ बढ़ा, पर उसके पांव ठहर गए। अब माधुरी ने उसे वहां ऐसे खड़े अपनी तिरछी नजरों से देख लिया था, पर उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशंस नहीं थे। थी तो बस एक नवाबी शान। वो धीरे से उसकी ओर पलटी, जैसे उससे उसके वहां होने की वजह पूछ रही हो। अब कप्तान के पसीने छूट गए। उसने लड़खड़ाती हुई जुबान में कहा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। माधुरी ने बड़ी ही नजाकत पर उसे पूरी तरह इग्नोर करते हुए कहा, तो कहिए। अब तो कप्तान की घिघी बंध गई, पर उसकी टूटी फूटी जुटाई हुई हिम्मत बटोर कर उसने कहा, देखो बात ये है कि जब भी मैं तुम्हें यूं ऐसे टांगे से बंधे गुजरते हुए देखता हूं तो सब कुछ एकदम ठहर जाता है। कैसे समझाऊं तुम्हें, मतलब मेरी नजर उस वक्त खुद ब खुद तुम्हारी तरफ चली जाती है। अब ये क्यों होता है ये मुझे भी नहीं पता। देखो सीधी बात यह है कि शायद मुझे तुम अच्छी लगती हो, और मैं तुम्हारी उन गहरी आंखों में खो जाना चाहता हूं। ये कहते हुए कप्तान की आंखें जमीन की ओर थीं। उसके पैर अब भी कांप रहे थे।
माधुरी अब उसकी ओर चौंक कर देख रही थी, पर कप्तान की हिम्मत नहीं थी कि वो उसकी आंखों में देख सके। माधुरी ने बड़े धीमे से मगर समझाते हुए उसे कहा, एक बार मेरी तरफ देखो। कप्तान ने उसकी बात सुनकर अपनी गर्दन ऊपर उसकी ओर उठाई, पर इस पल उसकी वो मजबूत गर्दन जो हर रोज न जाने कितने क्विंटल्स का बोझ झेल लेती है, आज उसकी शर्म का भार नहीं संभाल पा रही थी। मगर माधुरी अब भी बिल्कुल सीधी खड़ी थी। उसके चेहरे पर कोई अकड़ या नवाबी नहीं थी तो बस एक मासूम सी मगर समझदार सी मुस्कान। उसने कप्तान की ओर देखा और धीरे से बोली, कप्तान, तुम शायद इस पहाड़ी के सबसे मेहनती और खूबसूरत खच्चर हो, पर मैं और तुम बिल्कुल अलग हैं। तुम ख्वाब के पीछे भागते हो और मैं उस हकीकत को समझती हूं जिसे तुम मानना नहीं चाहते, और शायद तुम मान भी नहीं सकते। इसमें कोई बुराई नहीं है, पर मैं ऐसे उस एक सपने के सहारे नहीं जी सकती। मैं उस हरे भरे मैदान की तलाश में तुम्हारे साथ सब कुछ छोड़कर नहीं भाग सकती। मैं तुम्हारी हिम्मत की कदर करती हूं, तुम्हारे सपने को समझती हूं, पर हम दोनों एक साथ नहीं चल सकते। मुझे लगता है तुम मेरी बात समझोगे। माधुरी की बात सुनकर कप्तान के सीने में कुछ अजीब सा महसूस हुआ, कुछ भारी भारी सा, मानो जैसे उसका दिल अपनी जगह से थोड़ा घसक कर सांस लेने की कोशिश कर रहा हो। उसकी आंखें उदास हो गईं, मानो जैसे बस छलक पड़ेंगी, पर उसने उन आंसुओं को वहीं अपनी आंखों में ही समेट लिया और एक झूठी मुस्कुराहट के साथ बोला, शायद तुम सच बोल रही हो, हम दोनों काफी अलग हैं। वैसे मुझे नहीं लगा था कि तुम कभी मुझसे बात भी करोगी, या ये कि तुम मुझे जानती या समझती होगी, पर सच कहूँ तो तुमसे ऐसे इस तरह बात करके मुझे अब अच्छा लग रहा है। क्यों अच्छा लग रहा है ये नहीं पता, पर हाँ, तुम मुझे अब पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। ये कहते हुए कप्तान की आंखों में छिपे आंसू को माधुरी ने देख लिया, पर उसने कुछ कहा नहीं। उसे भी एहसास था उसके उस टूटे हुए दिल का। फिर दोनों ने एक दूसरे से कुछ भी नहीं कहा। एक चुप्पी के साथ सांझ ढल रही थी। पहाड़ों की सर्द हवा खामोशी से पहाड़ियों से उतरते हुए ये सब देख रही थी। कप्तान की खामोशी में दिल के टूटने का दर्द था, पर शायद एक तसल्ली भी थी कि उसने अपने दिल की बात तो कह दी। चलता हूं, वरना लोग कहेंगे कि कप्तान टांगे का पहरेदार बन गया है। माधुरी ने उसकी बात पर कुछ नहीं कहा, और शायद कप्तान को भी उसके किसी जवाब का इंतजार नहीं था। वो धीरे धीरे गली से बाहर अपने बाड़े की ओर चल पड़ा। उधर माधुरी उसे बस खामोशी से जाता देखती रही। उस रोज कप्तान की रात कैसे गुजरी ये कप्तान को भी नहीं पता। लोग कहते हैं हफ्तों तक वो नम आंखें लिए पहाड़ियों पर बोझ लादे चढ़ता उतरता रहा, पर फिर समय के साथ साथ इश्क का फितूर पहाड़ी की सर्द हवाओं में कहीं खो गया। ऐसा नहीं था कि कप्तान माधुरी को भूल गया था, पर उसने अपनी सच्चाई को मान लिया था। उसकी खूबसूरती से ज्यादा वो उसकी समझदारी का कायल था। हालांकि दोनों उस दिन के बाद भी कई बार मिले, पर अब कप्तान उसे अपने खोए प्यार के बजाय
एक सच्चे दोस्त की तरह मिला करता। मगर कप्तान की कहानी सिर्फ इश्क या मोहब्बत की थोड़ी थी। उसकी असली मंजिल तो उसका वो ख्वाब था, उस खुले हरे मैदान का ख्वाब जो न जाने कहाँ खोया था। और फिर एक रोज जब सारा गांव सो रहा था, आसमान ने अचानक से अपना मिजाज बदल लिया। हवाएं तेज हो गई, बादलों की गड़गड़ाहट पहाड़ियों में गूंजने लगी। हल्की हल्की बारिश न जाने कब अचानक से तेज हो गई और देखते देखते पूरी पहाड़ी भयंकर तूफान के आगोश में सिमट गई। पेड़ों के सीधे अकड़े तने झुककर झूलने लगे। छप्परों के ऊपर बिछी टीन और सीमेंट की छतें खड़खड़ाने लगी। तंग गलियों से गुजरती वो तेज हवा चीखने चिल्लाने लगी। हर तरफ अफरा तफरी थी। बिजली की चमक और आवाज से बाड़ों में बंधे जानवर भी डर के मारे चीखने लगे। कप्तान की भी सांस चढ़ गई। वो भी घबराहट के मारे बेचैनी से चिल्लाने लगा और जहां बंधा था वहीं डर के मारे जोर जोर से उछलने कूदने लगा। उस वक्त एक तेज हवा का झोंका आया। उसकी वो पुरानी घिसी हुई रस्सी एक झटके में टूट गई। वो रस्सी जिसे कभी वो इतनी मजबूत समझता था कि उसे तोड़ने की सोच भी नहीं सकता था। घबराया हुआ कप्तान पूरे बाड़े में इधर उधर भागने लगा। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करेगा। उस तूफान से बचने के लिए किस ओर भागे। ऊपर से उस तूफान और बारिश में उसे कुछ साफ साफ दिखाई भी नहीं दे रहा था। फिर एक बार बिजली जोर से चमकी। उसकी वो चमक और आवाज, उससे कप्तान और ज्यादा घबरा गया। वो बेकाबू होकर भागने लगा। उसे इस बात की कोई खबर नहीं थी कि वो किस ओर जा रहा है। वो तो बस भाग रहा था उस तूफान से दूर, उस सकरी सी पगडंडी पर जो कीचड़ से सनी थी। कई बार तो वो गिरते गिरते भी बचा। बारिश की बूंदें उसके शरीर को भिगो रही थी। तूफान की वो गरजती बिजली उसकी धड़कनों के साथ कदम ताल कर रही थी। मगर कप्तान अब कहाँ रुकने वाला था। उसे तो उस तूफान में ऐसे भागने में मजा आने लगा था। पता नहीं क्यों, पर अब उसे तूफान से डर नहीं लग रहा था। वो तो उस तूफान में हंसता खिलखिलाता हुआ भागा जा रहा था। भागता जा रहा था उस गांव को पीछे छोड़कर, उस जंगल की ओर जहां देवदार और चीर के लंबे लंबे पेड़ों के बीच तूफान भी कैद हो जाए। वो भागता जा रहा था उन रास्तों पर जो गांव की सकरी मगर चिकनी सड़क से इधर ऊबड़ खाबड़ थी। भीगते भागते हुए रात के तूफान के बीच उसे पहली बार उस सुकून का एहसास हुआ जिसकी तलाश न जाने उसे कब से थी। वो गांव को पीछे छोड़ आया था और उसके सामने धीरे धीरे उस पहाड़ का सन्नाटा पसरने लगा। अंधेरे की चादर गहरी होने लगी। उस अंधेरे में कप्तान न जाने कितनी ही बार फिसला, गिरा, उठा, खड़ा हुआ और भागता रहा। कहीं उसके घुटने छिल गए, कहीं पत्थरों ने उसके शरीर को चीर दिया। घनी झाड़ियों और नीची डालों ने भी न जाने कितने घाव दिए। पर वो रुकना नहीं चाहता था। वो तो उस जंगल को भी लांग जाना चाहता था। पर उसकी सांस फूलने लगी। सीना किसी रेल के इंजन से जोर जोर से धड़कने लगा और आखिरकार शरीर की थकान उस पर हावी होने लगी। वो धीमा पड़ गया। उसकी टांगें कांपने लगी, कदम भारी होने लगे। उसका शरीर जवाब दे चुका था और अगले ही पल उसकी आंखें बंद होने लगी। कप्तान वहीं जंगल की उस गीली जमीन पर भीगता हुआ गिर पड़ा। पर जब उसकी आंख खुली, सुबह अलग सी थी, जादुई सी, बिल्कुल किसी सपने की तरह। भोर की हल्की नर्म धूप चारों ओर फैली थी। ऊंचे ऊंचे चीड़ और देवदार के पेड़ों से झांकती वो धूप
कप्तान के भीगे थके हुए शरीर पर पड़ रही थी। वह एहसास उसके लिए अजीब सा था, नर्म सा, कोमल सा, मानो जैसे कोई माँ अपने थके हुए बच्चे को चुपचाप अपने गोदी में सुला रही हो और बच्चा उस गोद को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता हो। कप्तान भी उस जमीन पर लेटा रहना चाहता था, वैसे ही बेढाल सा, मगर पेट की आवाज ने उसे एक और चीज का एहसास करवाया भूख का। वो कई घंटों से वैसे ही खाली पेट सोया हुआ था। कमजोरी भी अब साफ साफ महसूस हो रही थी। उसने उठने की कोशिश की तो शरीर में दर्द की लहर दौड़ गई। जख्मी और थका हुआ शरीर वापस से वैसे ही जमीन पर गिर पड़ा। वैसे तो उसे दर्द सहने की आदत थी, पर कमजोरी और भूख से निढाल शरीर उठना ही नहीं चाहता था। पर वो किसी तरह उठकर खड़ा हो गया। अब रात की बारिश के बाद हर तरफ गीली मिट्टी और कीचड़ फैला हुआ था। हाँ, झाड़ियां थी और उनमें कांटे थे जिनसे मुंह के छिल जाने का डर था। सो कप्तान ने फैसला किया कि वो थोड़ी दूर और चलेगा, शायद उसे कुछ खाने को मिल जाए, नहीं तो फिर वो इन्हीं झाड़ियों से अपना पेट भर लेगा। तो वो बिना जाने कि किस ओर जा रहा है चल पड़ा। भूख बहुत तेज होने लगी थी और सूरज चढ़ता चढ़ता आसमान को रोशन करने लगा था। भूख और थकान से परेशान कप्तान भी अब लड़खड़ाता हुआ हार मानने को तैयार था। और अब तो पेड़ों की दीवार भी पीछे छूटती जा रही थी। सामने का नज़ारा बदलने लगा। फिर कप्तान अचानक से रुक गया। उसकी सांस थम गई। उसके सामने दो पहाड़ियों के बीच थी फैली हुई लंबी घाटी, जो बस हरी भीगी घास से भरी थी। ये कुछ वैसा ही था जिसके ख्वाब वो अक्सर देखा करता था, जिसकी चाहत में उसने अपनी पूरी जिंदगी काट दी थी। उसे अपनी आंखों पर, अपनी किस्मत पर यकीन ही नहीं हो रहा था। कप्तान की आंखें भर आई। वो एक पल के लिए वहीं ठहर गया, जैसे डर रहा हो कि बस अभी उसकी आंख खुलेगी और वो सब जो उसके सामने है वो गायब हो जाएगा। पर वो सच था, एकदम सच। इतना सच कि उस घास की नरमी को वो महसूस कर सकता था। वो महसूस कर सकता था हवा में घुली मिट्टी और ताज़ा घास की उस मंद सी खुशबू को। कप्तान अपनी पूरी जान लगाकर उस मैदान की ओर दौड़ा। दर्द, थकान, घाव सब कुछ पीछे छोड़कर उसका वो ख्वाब आखिरकार सच हो रहा था। वो खुशी के मारे उस मैदान में लौटने लगा। वो चीख चीख कर सबको अपने उस ख्वाब के सच होने के बारे में बता देना चाहता था। वो इतना खुश था कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो न जाने कब तक उस पूरे मैदान में चरता रहा। वो चरता रहा जब तक शाम की आखिरी रोशनी उस घाटी को छोड़कर कहीं चली नहीं गई और रात का कोहरा पूरे मैदान पर पसर गया। पर रात सिर्फ नींद थोड़े लेके आती है। रात अपने साथ लेके आती है अकेलापन, और उस अकेलेपन के साथ न जाने कितने ही अधूरे ख्याल। ऐसे ही एक ख्याल ने कप्तान को भी घेर लिया। उसे उस सुकून के बीच भी उस ख्याल ने अंदर तक झकझोर दिया। ख्याल महेंद्र का, उसके मालिक का ख्याल, उस मालिक का जिसने उसे बचपन से पाला था, जिसने हर रोज उसे पेट भर खाना खिलाया था, जिसकी कमाई का एकमात्र जरिया बस कप्तान ही था। और वो इतना खुदगर्ज कैसे हो सकता था कि उन सबको भूल जाए जिन्होंने उसे वो सब दिया, उसके लिए वो सब किया जो ज़रूरी था। कप्तान इसी उधेड़-बुन में रात के चादर तले लेटा रहा और फिर उसने एक फैसला किया।
उसने ठान लिया कि भोर की पहली किरण के साथ वो गांव लौट जाएगा। पर वापस लौट पाना हर बार मुमकिन कहाँ होता है। और ऐसे भी कप्तान को तो ये भी नहीं पता था कि वो इस घाटी तक कैसे पहुंचा। लेकिन उसने ठान लिया था कि वो कोशिश तो जरूर करेगा। तो सुबह फिर एक बार वैसी ही हुई, जादुई सी। सूरज की खूबसूरत किरणें उस पूरे मैदान पर वैसे ही फैली जैसे हर रोज घाटी में फैला करती होंगी। कप्तान ने एक आखिरी बार वहां की घास खाई और जी भर कर उस पूरे मैदान को निहारा। फिर पलटकर जंगल की ओर चल पड़ा। उसने मुड़कर उस मैदान की ओर नहीं देखा। शायद उसे अंदाजा था कि अगर उसने एक बार भी पलटकर उस खाली हरे मैदान की ओर देखा तो वो उसे रोक लेगी, उसे वापस नहीं जाने देगी। पर उसे तो वापस जाना था, अपने गांव लौटना था उसे। सो वो चल पड़ा। वो दिन भर उन पहाड़ियों में पेड़ों के बीच भटकता रहा, कभी इधर कभी उधर, कभी किसी पगडंडी को पकड़ता। फिर थोड़ी दूर वो रास्ता अचानक कहीं खो जाता। वापसी का रास्ता खोज पाना उम्मीद से ज्यादा मुश्किल था। और धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि अब तो वो उस हरे मैदान तक भी नहीं वापस जा सकता। और फिर एक बार आसमान को रात ने ढक लिया। पर इस बार जंगल की वो रात डरावनी थी। उस जंगल के सन्नाटों में गूंजती रात की आवाज से कप्तान की घबराहट बढ़ रही थी। दूर से आती भेड़ियों की, सियारों की आवाज की गूंज से वो कांप सा जाता। कप्तान ने सोने की कोशिश की, मगर हर थोड़ी देर में उसकी आंखें डर से खुल जाती। आखिर किसी तरह वो लंबी भयानक रात कट गई। और जब भोर की पहली हल्की किरण पहाड़ी के पीछे से झांकने लगी, तब कप्तान ने राहत की सांस ली। पर उसी वक्त अचानक से उसके कान खड़े हो गए। दूर कहीं से एक जानी पहचानी आवाज हवा के साथ उसके कानों से टकराई। कप्तान, ओ कप्तान, कप्तान। वो आवाज महेंद्र की थी। महेंद्र अपने कुछ साथियों के साथ उसे ढूंढता ढूंढता भीतर तक आ चुका था। कप्तान के भीतर अचानक ही हिम्मत लौट आई और वो उस आवाज के पीछे दौड़ा। मगर उस बेचारे को कहां खबर थी कि पहाड़ियों में आवाज गूंजा करती है। बेचारा जिस दिशा में वो आवाज सुनकर भाग रहा था, महेंद्र तो उसकी उल्टी दिशा में था। और उधर दूसरी तरफ महेंद्र ने जब उसे देखा तो उसके चेहरे पर राहत भी थी, मगर गुस्सा भी। उसे लगा जैसे उसका प्यारा खच्चर उससे दूर भागने की कोशिश कर रहा है। सो वो और उसके साथी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागे। काफी देर तक ये दौड़ भाग चलती रही और आखिरकार घंटों की दौड़ भाग के बाद कप्तान महेंद्र के हाथ आ गया। महेंद्र ने जब उसे देखा तो पहले तो उसकी आंखें राहत से चमक उठी, लेकिन अगले ही पल उस पर गुस्सा हावी हो गया और उसने कप्तान को खूब पीटा। उसे वैसे ही पीटता हुआ गांव लेकर आ गया। उस दिन कप्तान को उसने वापस उसी खूंटे से बांध दिया, पर इस बार उसकी वो रस्सी पहले से ज्यादा मोटी और मजबूत थी। पर अब कप्तान ने भी अपने हालातों से समझौता कर लिया था। वो तो चुपचाप महेंद्र का कहना मानता। वो उसे जब जहां जिस तरफ जाने को कहता, कप्तान उस ओर बोझ उठाकर चल पड़ता। पर अब उसकी आंखों में जो ख्वाब था, जो चमक थी, वो गायब थे। उस बेचारे का मन अब उछटा उछटा सा रहता था। कप्तान बदल चुका था। पहाड़ी की चढ़ाई चढ़ते समय भी उसकी नजरें हमेशा नीचे रहती। लोग कहते हैं कि कई बार उन्होंने उसे
चढ़ती पहाड़ियों की सकरी सड़क के कोने में खड़ा होकर नीचे गहरी खाई को ताकते देखा है। मानो जैसे वो अपने आजाद होने के उस ख्वाब को वहां कहीं नीचे तलाश रहा हो। फिर एक दिन आसमान धुंधला धुंधला सा था और पहाड़ी की वो सर्द हवा और ज्यादा सर्द महसूस हो रही थी। हमेशा की तरह ही कप्तान अपनी पीठ पर भारी बोझ लाद कर उसी सकरी पहाड़ी सड़क से गुजर रहा था। पहाड़ी के एक तरफ ऊंची खड़ी चट्टानें थीं और दूसरी तरफ गहरी उदास खाई। कप्तान धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था और उस पर हवा का एक झोंका नीचे घाटी से उठकर उसके चेहरे से टकराया। उसकी नजर नीचे घाटी में कहीं अटक गई और उसी पल कप्तान की आंखों में चमक लौट आई। उसके भीतर जैसे अचानक से कुछ जाग उठा हो। उसके शरीर में सिहरन सी दौड़ गई और वो अपनी नीची झुकी गर्दन उठाकर ऊपर आसमान की ओर देखने लगा, मानो जैसे एक आखिरी बार उन हवाओं को महसूस कर रहा हो। और फिर धीरे से वो उस घाटी की ओर बढ़ने लगा। फिर अगले ही पल कप्तान ने उस घाटी से छलांग लगा दी। उसके बाद लोगों और बाकी खच्चरों के बीच कई कहानियां फैलने लगी। उनमें से कईयों ने कहा कि बेवकूफ खच्चर का पैर फिसल गया होगा। कुछ तो मानते थे कि उसे किसी ऊंची नस्ल की घोड़ी से मोहब्बत थी और उसका न कहना बेचारा बर्दाश्त नहीं कर पाया। कई तो सरकार को दोष देने लगे कि खच्चरों की सरकार ने उसके लिए कुछ नहीं किया। अब सरकार ये सुनकर चुप थोड़े रहने वाली थी। सो सरकार ने सरकारी लहजे में अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा कि भाई, ना तो इनकी कोई यूनियन है और ना ही किसी ने उस खच्चर की मांगे सरकार के सामने रखी। अब इस कवायद में कुछ तो ये तक बोलने लगे कि बेचारा इस जन्म में अपने पिछले जन्मों का कर्म खच्चर बनकर भुगत रहा था और इससे परेशान होकर उसने भगवान से अगले जन्म की प्रार्थना करते हुए छलांग लगा दी। उन सबके पास इस सभी बातों का कोई सबूत नहीं था, पर सबने अपनी बात साबित कर दी। पर किसी ने कभी कप्तान से यह नहीं पूछा कि वो आखिर चाहता क्या था। बेचारे कप्तान के उस हरे मैदान का ख्वाब बस ख्वाब रह गया और पीछे छूट गई अफवाहें और सच से लगने वाले झूठ। मैंने आज फिर वैसे ही एक खच्चर को उसी पहाड़ी से नीचे झांकते हुए देखा, पर कुछ देर के बाद वो उसी पतली सकरी सड़क पर ऊपर चढ़ने लगा।